हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन गुप्ता एंड वेलकम टू माय चैनल। ये इस चैनल का पहला वीडियो है और जैसा कि मैंने अपने चैनल डिस्क्रिप्शन में भी लिखा, इस चैनल का जो पर्पस है वो है आपसे अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस और उनसे मिली लर्निंग शेयर करना। इस वीडियो का भी जो इंस्पिरेशन है वो मुझे मेरे फ्रेंड सर्कल और सोशल मीडिया ग्रुप से मिला है, क्योंकि अक्सर लोग सवाल कर रहे होते हैं कि हमारा ये ट्रैवल है, ये लेओवर ड्यूरेशन है, क्या ये ड्यूरेशन सफिशेंट होगा, क्या जिस कंट्री में हमारा लेओवर है वहाँ के लिए हमें वीज़ा रिक्वायरमेंट होगा। तो ये सब चीज़ें देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने लेओवर प्रोसेस को जितना डिटेल में आपको बता सकूँ उतना बताने की मैंने कोशिश करी है। और जो 5 तरह के जो लेओवर होते हैं, खासकर हम इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए, वो आपसे शेयर करे हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। प्लीज़ इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंड में जो है मैंने कुछ जो स्पेशल केसेस हो सकते हैं वो भी मैंने शेयर करे हैं, और मैंने एंड में कुछ रिकमेंडेशंस भी शेयर करी हैं लेओवर ड्यूरेशन के रिगार्डिंग, एयरलाइंस के रिगार्डिंग, ताकि जब भी आप ट्रैवल बुक करें अपने लिए या अपने पेरेंट्स के लिए या किसी भी फैमिली मेम्बर के लिए, तो आप इससे बिल्कुल सेफ खेल सकें। तो उस हिसाब से मैंने वो रिकमेंडेशन दिए, और हाँ, वो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है। अगर आपके भी अपने कुछ रिकमेंडेशन हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई वुड बी हैप्पी टू रीड दम। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले आया PNR, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। PNR में 5 जानकारियां स्टोर होती हैं: ई टिकट नंबर, पैसेंजर डिटेल्स, ट्रैवल आइटनरी, बिलिंग डिटेल्स, और जो आपका ट्रैवल एजेंट या एयरलाइन जहां से भी आपने बुकिंग करी है उसकी डिटेल। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ई टिकट नंबर, जिससे आपका ले ओवर या स्टॉप ओवर डिसाइड होता है। ये पर ट्रिप पर पर्सन यूनिक होता है। और आगे वीडियो में हम ये 2 वर्ड्स काफ़ी यूज़ करने वाले हैं, ले ओवर और स्टॉप ओवर। अगर आपकी जर्नी 2 पार्ट्स में ब्रेक होती है तो लेओवर या स्टॉप ओवर की बात आती है। अगर आपके दोनों ट्रिप्स ओरिजिन से लेओवर तक और लेओवर से डेस्टिनेशन तक, ये दोनों एक ही PNR या एक ही ई टिकट का पार्ट है, तो लेओवर कहलाता है। अगर वो दोनों अलग ई टिकट या अलग PNR का पार्ट है तो वो स्टॉप ओवर कहलाता है। तो अब क्या हमें हमेशा एक ही एयरलाइन से ट्रैवल बुक करना चाहिए अपना ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक? ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। या तो आप कोड शेयर फ्लाइट लीजिए, या आप एक ऐसी एयरलाइन से बुक कीजिए जो किसी अलायंस का पार्ट है, ताकि आपको एक दूसरी एयरलाइन मिल जाए जो आपके डेस्टिनेशन तक जाती हो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुल मिला के 3 अलायंसेस एग्जिस्ट करते हैं: स्टार अलायंस, वन वर्ल्ड और स्काई टीम। इसमें कुल मिला के 60 एयरलाइंस आती हैं, और पूरी डिटेल में ना जाते हुए मैं इनके लिंक्स जो है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। अभी चलिए मैं आपको 2 टिकट के एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो इस टिकट के एग्जांपल में अगर आप देखेंगे, मेरे पास एक PNR नंबर है, 2 ई टिकट नंबर है, क्योंकि 2 पैसेंजर्स हैं तो हर पैसेंजर का अपना एक ई टिकट नंबर है। और अगर आप यहाँ पे फ्लाइट डिटेल्स में जाएंगे तो इस सारी फ्लाइट्स तो आपको अभी QR पे ही दिख रही है, मतलब कतर एयरवेज की। बट जब आप डिटेल्स में जाएंगे तो ये फ्लाइट जो है, इवन दो इसका फ्लाइट नंबर QR 4790 है जो कि कतर एयरवेज का है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है ऑपरेटेड बाय इंडिगो। तो इस केस में सेम PNR नंबर हुआ, सेम ई टिकट नंबर हुआ, कतर एयरवेज से ही बुकिंग हुई है, लेकिन आपकी फ्लाइट का जो एक हिस्सा है वो इंडिगो ऑपरेट करेगा। तो ये एक एग्जांपल हुआ लेओवर का, जहाँ पे आपने बुकिंग करी एक ही एयरलाइन के साथ, लेकिन आप ट्रैवल 2 डिफरेंट एयरलाइंस में कर सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल में देखते हैं दोस्तों, ये जो मेरी टिकट है वो लुफ्थांसा से बुकड है, एक ही PNR नंबर है, एक ही ई टिकट नंबर है, और जो जर्नी है वो रोम से दिल्ली की है, जो कि 2 हाफ में स्प्लिट है, रोम टू फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट टू दिल्ली। अब क्योंकि एक ही ई टिकट का पार्ट है, तो ये जो फ्रैंकफर्ट है ये मेरा लेओवर डेस्टिनेशन है, इवन दो ये दोनों डिफरेंट एयरलाइंस हैं। लुफ्थांसा की है LH233, AI120 है एयर इंडिया की, लेकिन ये जो है लेओवर डेस्टिनेशन ही कहलाएगा फ्रैंकफर्ट। और ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि ये जो दोनों फ्लाइट्स हैं ये लुफ्थांसा के थ्रू बुक हुई हैं। बेशक 2 अलग एयरलाइंस हैं, कोड शेयर भी नहीं है, लेकिन ये दोनों जो एयरलाइंस है वो स्टार अलायंस का पार्ट है। तो अब दोस्तों तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं, इंटरलाइन फ्लाइट्स। तो इसमें दोस्तों 2 एयरलाइंस जो है वो आपस में पार्टनरशिप करती हैं। अब जैसे कि एयर इंडिया और अलास्का एयरलाइंस जो अभी हाल ही में न्यूज़ में भी आए थे, तो उन्होंने पार्टनरशिप करी है कि अगर कोई भी एयर इंडिया का पैसेंजर US में डोमेस्टिक फ्लाई करना चाहता है तो वो एयर इंडिया पे ही बुकिंग करके अलास्का एयरलाइंस फ्लाई कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ मैं एक इम्पॉर्टेंट सूचना देना चाहता हूँ कि जब भी आप टिकट बुक करते हैं, जैसे कि गूगल फ्लाइट्स में, तो कई बार आपको ऑप्शन होता है हाइड सेपरेट टिकट्स पे क्लिक करने का। इससे आप
मेक श्योर कर सकते हैं कि आप ले ओवर टिकट्स ही बुक करें, ना कि स्टॉप ओवर टिकट्स। ऐसा ही एक ऑप्शन GoIbibo की ऐप में भी मैंने देखा है। ऐसी अगर और भी ऐप्स या वेबसाइट्स आप जानते हैं जहाँ पे हम स्टॉप ओवर टिकट्स अवॉइड कर सकते हैं, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, अब तक हमने बात करी ट्रैवल को लेके जो हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स रहते हैं, PNR, ई टिकट नंबर, ले ओवर, स्टॉप ओवर, और कैसे हम स्टॉप ओवर्स को अवॉइड कर सकते हैं ठीक तरह से टिकट बुक करके। तो अब चलिए आगे बात करते हैं ले ओवर ड्यूरेशन की। हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं टू मेक श्योर कि हमारी जर्नी कंफर्टेबल हो, हैसल फ्री हो और ज़्यादा दिक्कतें ना आए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपका प्लेन पहले लैंड हुआ, डीबोर्डिंग हुई और फिर आप प्लेन से बाहर आए। ये पूरे में आपको करीबन 25 से 30 मिनट लगते हैं आपके प्लेन के गेट पे आने से, और क्योंकि यही आपका अराइवल टाइम होता है। और बोर्डिंग आपकी होती है करीबन डिपार्चर से आधा घंटा पहले, तो मैं 25 से 30 मिनट लगा के चल रहा हूँ। उसके बाद का जो टाइम है आपका ले ओवर में, वो आपका डिपेंड करता है कि आपका किस टाइप का ले ओवर है। तो अब बात करते हैं 5 तरह के ले ओवर्स की जिनका हमें अपने इंडियन पासपोर्ट पे ध्यान रखना होता है। तो पहला हो गया डोमेस्टिक टू डोमेस्टिक देन इंटरनेशनल, जैसे कि दिल्ली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से दुबई। तो दूसरा एग्जांपल हुआ डोमेस्टिक टू इंटरनेशनल देन अगेन इंटरनेशनल, जैसे कि दिल्ली से दुबई, दुबई से लंदन। और तीसरा होता है डोमेस्टिक टू इंटरनेशनल एंड देन डोमेस्टिक, जैसे कि आपने दिल्ली से मेलबर्न फ्लाई किया और मेलबर्न से आगे आपको एडिलेड जाना है। और जो 2 प्रकार के ले ओवर होते हैं वो होते हैं या तो हमारा ले ओवर नॉर्थ अमेरिका में हो या यूरोप में हो। ये थोड़े स्पेशल केसेस भी बनते हैं, इनको भी थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो अब दोस्तों पहले प्रकार के ले ओवर की बात करते हैं, जिसमें जहाँ से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की वो जगह और जो हमारा ले ओवर है ये दोनों एक ही कंट्री में है। अब इस एग्जांपल में देखिए, हमने अपनी जर्नी कोलकाता से दिल्ली और फिर दिल्ली से न्यूयॉर्क की। तो इस जर्नी की शुरुआत में आप चेक इन, सिक्योरिटी चेक और बोर्डिंग, यही 3 चीज़ें करेंगे जो आप किसी भी रेगुलर डोमेस्टिक फ्लाइट में करते हैं। और हाँ, यहाँ पे आपको चेक इन के समय आपको पूरी जर्नी के बोर्डिंग पासेस मिल जाते हैं। ले ओवर के समय आपको इमिग्रेशन चेक और सिक्योरिटी चेक करवाना होगा। उसके बाद आप अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए फ़्लाइट बोर्ड कर लेंगे और फिर आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचकर उस कंट्री का इमिग्रेशन या बॉर्डर कंट्रोल प्रोसेस फॉलो करेंगे, अपना बैगेज कलेक्ट करेंगे और आप उस एयरपोर्ट के बाहर अब जा सकते हैं। और अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के ले ओवर की, जब आपकी ओरिजिन, ले ओवर और डेस्टिनेशन ये तीनों अलग अलग कंट्रीज़ में हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने दिल्ली से दुबई फ्लाई किया, फिर दुबई से न्यूयॉर्क फ्लाई किया। तो इस सिनेरियो में हमें अपने ओरिजिन एयरपोर्ट पे चेक इन, सिक्योरिटी चेक, इमिग्रेशन और बोर्ड करना होगा। ले ओवर पे जाके हमें सिर्फ सिक्योरिटी चेक करना है, अगर ये एयरपोर्ट यूरोप या नॉर्थ अमेरिका में नहीं है। अगर है, उसके बारे में भी हमने आगे बात करी है। तो सिक्योरिटी चेक के बाद आप फ्लाइट बोर्ड कर सकते हैं अपनी डेस्टिनेशन के लिए, और डेस्टिनेशन पे पहुंचकर आपको उस कंट्री का इमिग्रेशन चेक करवाना होगा। फिर आपको बैगेज कलेक्ट करके आप एयरपोर्ट के बाहर जा सकते हैं। तो अब चलते हैं तीसरे प्रकार के ले ओवर की ओर, जिसमें हमारा ले ओवर और डेस्टिनेशन ये दोनों एक ही कंट्री में है। तो यानी कि वो जो हमारी जर्नी है ले ओवर से डेस्टिनेशन, वो एक डोमेस्टिक फ्लाइट है। एग्जाम्पल के तौर पे हम पहले दिल्ली से मेलबर्न जाते हैं और फिर मेलबर्न से एडिलेड ट्रैवल करते हैं। तो इस जर्नी में हमें अपने ओरिजिन एयरपोर्ट पे चेक इन, सिक्योरिटी चेक, इमिग्रेशन चेक ये करते हुए अपनी फ़्लाइट बोर्ड करनी है। अब दोस्तों, क्योंकि हमारा ले ओवर उसी कंट्री में है जहाँ पे हमको ट्रैवल करना है, तो यहीं हमारा इमिग्रेशन चेक होगा। हमें बैगेज कलेक्ट करना होगा और दोबारा चेक इन काउंटर पे जाके बैगेज ड्रॉप करना होगा। हो सकता है कि हमको हमारी अगली जर्नी के लिए बोर्डिंग पास पहले ही मिल चुका हो, लेकिन बैगेज ड्रॉप करने के लिए आपको चेक इन काउंटर पे आना पड़ सकता है। उसके बाद हमारा वही स्टेप्स होगा जो किसी भी डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए होता है, जैसे कि सिक्योरिटी चेक, और फिर अपना प्लेन हम बोर्ड करेंगे अपने फाइनल डेस्टिनेशन के लिए। और डेस्टिनेशन पे पहुंच के हमें सिर्फ अपना बैगेज कलेक्ट करना है, उसके बाद हम एयरपोर्ट के बाहर जा सकते हैं। तो अब बात करते हैं एक स्पेशल सिनेरियो की। मान लीजिए कि हमारा ले ओवर नॉर्थ अमेरिका के किसी शहर में है, यानी कि US या कनाडा के किसी शहर में। अब जैसे कि हमने दिल्ली से पहले न्यूयॉर्क फ्लाई किया, न्यूयॉर्क से फिर हम सियाटल गए, या फिर हमने दिल्ली से वैंकूवर फ्लाई किया और वैंकूवर से हम सियाटल गए। यानी कि इस केस में हमने डोमेस्टिक टू इंटरनेशनल डोमेस्टिक भी किया, डोमेस्टिक इंटरनेशनल टू इंटरनेशनल भी किया। तो हमारे दोनों केसेस वैलिड है, लेकिन यहाँ पे प्रोसेस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो इस जर्नी में हम ओरिजिन एयरपोर्ट पे वही सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे जो किसी भी इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए करते हैं, और वो मैं वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ। तो वो ना बताते हुए मैं एक बार ले ओवर पे जाता हूँ, जो कि हमारा US या कनाडा में हो सकता है।
तो यहाँ पे आपका यूएस में या कनाडा में एक बार इमिग्रेशन चेक ज़रूर होगा, फिर आपको लगेज कलेक्ट करना होगा और उसके बाद आपको दोबारा चेक इन या बैगेज ड्रॉप करना पड़ सकता है। कुछ केसेस में हो सकता है कि आपको बैगेज कलेक्ट करके दोबारा ड्रॉप ना करना पड़े, बट ये बहुत ही केस टू केस बेसिस होगा। तो ये जब भी आप टिकट बुक करें तो एक बार वेरीफाई ज़रूर कर लें और फिर आपको वही सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं जो किसी भी प्लेन बोर्ड करने से पहले करने होते हैं। डेस्टिनेशन पे पहुंच के आपको वही सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। अगर वो डोमेस्टिक है तो सिर्फ आपको बैगेज कलेक्ट करना है और एयरपोर्ट के बाहर जाना है। अगर वो इंटरनेशनल है तो आपको इमिग्रेशन चेक करवाना होगा, फिर आप बैगेज कलेक्ट कर सकते हैं और फिर आप एयरपोर्ट के बाहर जा सकते हैं। अब चलते हैं अगले सिनेरियो की ओर। अब मान लीजिए कि आपका जो लेओवर है वो यूरोप में है, वो शेंगन एरिया में भी हो सकता है, यूके में भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप पहले दिल्ली से फ्रैंकफर्ट गए, फ्रैंकफर्ट से आप न्यूयॉर्क गए, या फिर दिल्ली से आप फ्रैंकफर्ट गए और फ्रैंकफर्ट से फिर आपको लंदन जाना है। तो इस जर्नी में आपको ओरिजिन एयरपोर्ट पे वही सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं जो किसी भी इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए करने होते हैं, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब लेओवर पे चलते हैं। लेओवर के समय अधिकतर एयरपोर्ट्स पे, खासकर जैसे फ्रैंकफर्ट, लंदन, इन एयरपोर्ट्स पे आपका एक बारी वीज़ा ज़रूर चेक होता है कि अगर आपके पास ट्रांजिट वीज़ा है कि नहीं है। अगर आपके पास ट्रांजिट वीज़ा नहीं है तो वो चेक करते हैं कि आपके पास यूएस, कनाडा, शेंगन के लिए जापान और यूके के लिए ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड का वीज़ा है कि नहीं है। तो इस चीज़ पे भी ध्यान देना पड़ता है दोस्तों कि आपकी जो अगली फ़्लाइट है वो सेम डे है कि नहीं है। अगर वो सेम डे नहीं है तो काफ़ी केसेस में आपको ट्रांजिट वीज़ा की रिक्वायरमेंट हो सकती है। और फिर डेस्टिनेशन पे पहुंच के आपको उस कंट्री का इमिग्रेशन चेक फॉलो करना है, उसके बाद बैगेज कलेक्ट करना है और उसके बाद आप एयरपोर्ट के बाहर जा सकते हैं। तो दोस्तों, टिकट बुक करते समय कुछ शहरों में लेओवर पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है, जैसे कि टोक्यो, लंदन और न्यूयॉर्क, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा एयरपोर्ट्स होते हैं। अब इस एग्जाम्पल में देखिए दोस्तों, ये जो फ्लाइट है मेरी दिल्ली से सैन डिएगो की, ये सबसे सस्ती फ्लाइट है, जिसमें जो मेरा लेओवर है वो टोक्यो में तो है, लेकिन दो अलग अलग एयरपोर्ट्स इन्वॉल्व हैं इसमें, और ये दोनों एयरपोर्ट 80 किलोमीटर की दूरी पे हैं। तो इस जर्नी के लिए, जो कि सबसे सस्ती टिकट भी है, ना ही मेरे को जापान का अलग वीज़ा लेना पड़ेगा, बल्कि एक इतनी लंबी जर्नी जो 80 किलोमीटर की है ये भी मेरे को तय करनी होगी। तो ये बहुत बड़ा एड ऑन कॉस्ट हो जाता है। तो ऐसी टिकट मैं कहूँगा कि हम इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स अवॉइड कर सकते हैं, अनलेस हम स्पेसिफिकली टोक्यो घूमना चाहते हो। ट्रैवल बुक करते समय आप अपने वीज़ा टाइप और आपका जो लेओवर ड्यूरेशन है उस पर भी ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि कुछ एयरपोर्ट्स पे एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा चाहिए, कुछ जगहों पे ट्रांजिट वीज़ा चाहिए होता है। कुछ केसेस में आपका जो लेओवर ड्यूरेशन है उस हिसाब से वीज़ा की भी रिक्वायरमेंट चेंज होती है। अगर आपका से ड्यूरेशन 10 घंटे का है तो शायद आपको कुछ एयरपोर्ट्स बोल सकते हैं कि आपको ट्रांजिट वीज़ा चाहिए होगा, एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा से काम नहीं चलेगा। तो ये सब चीज़ों का आप एडवांस में ही मैं चाहूँगा कि आप ध्यान रखें। तो अब बात करते हैं रिकमेंडेशंस की। तो ये जो रिकमेंडेशंस है ये मेरी अपनी रिकमेंडेशंस है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए कि जो ट्रैवल है वो हैसल फ्री हो, कंफर्टेबल हो। अगर मैं यही टिकट अगर अपने पेरेंट्स के लिए बुक करूं तो उनको ज़्यादा तकलीफ ना आए ट्रैवल में, तो उसी हिसाब से मैंने ये रिकमेंडेशंस जो हैं वो बनाई हैं। तो पहले बात करते हैं लेओवर ड्यूरेशन की। तो अगर आपकी फ़्लाइट डोमेस्टिक टू डोमेस्टिक फिर इंटरनेशनल है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप कम से कम 2.5 घंटे का लेओवर रखें, और अगर आप डोमेस्टिक से इंटरनेशनल फिर इंटरनेशनल जा रहे हैं तो 1.5 घंटे का, और अगर डोमेस्टिक से इंटरनेशनल फिर आप डोमेस्टिक ले रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको दोबारा से चेक इन करना पड़ सकता है, आपको बैगेज कलेक्ट करना है, इमिग्रेशन के थ्रू होके गुजरना है, तो मैं 3 घंटे सजेस्ट करता हूँ। और अगर आपकी फ़्लाइट नॉर्थ अमेरिका, तो डिपेंडिंग ऑन दी एयरपोर्ट मैं रेकमेंड करूंगा कि आप 2 से 2.5 घंटे या उससे भी ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़े तो उतना लेओवर आप प्लीज़ रखिए, क्योंकि यहाँ पे यूएस के जो एयरपोर्ट्स हैं ये बहुत ज़्यादा कई बार बिजी हो जाते हैं और इनका सबका स्ट्रक्चर अलग है, तो इसलिए एक कंसिस्टेंट टाइम फ्रेम बताना बड़ा मुश्किल है। और आखिर में मैं यूरोप के लिए 2 घंटे का लेओवर टाइम सजेस्ट करूँगा। अब फाइनल रिकमेंडेशन मेरी रहती है कि एयरलाइंस और लेओवर एयरपोर्ट्स को लेके कि आप अपनी एयरलाइंस किन बेसिस पे चूज़ कर सकते हैं, लेओवर एयरपोर्ट्स किन बेसिस पे चूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे में मैं रेकमेंड करता हूं कि वो एयरलाइंस चूज़ करें जिनका जो हब एंड स्पोक मॉडल है इंटरनेशनल लेवल पे वो बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंटेड हो। उनका जिस एयरपोर्ट पे लेओवर है वहाँ के लिए आपको अगर ट्रांजिट वीज़ा ना लगे तो वो और अच्छी बात है। फिर जो एयरपोर्ट है जहाँ से आपका लेओवर है वो वेल कनेक्टेड होना चाहिए, और ताकि अगर आपको टर्मिनल्स चेंज करने पड़े, गेट चेंज करने पड़े तो आपको ज़्यादा परेशानी ना आए। और अगर आप पेरेंट्स वगैरह के लिए भी टिकट बुक कर रहे हैं तो वहाँ पे व्हील चेयर, इलेक्ट्रिक शटल्स जैसी सर्विसेज उपलब्ध हो।
तो ये है मेरी एयरलाइंस की टॉप 8 रिकमेंडेशन। सबसे पहले एयर इंडिया, जो कि डायरेक्ट फ्लाइट्स प्रोवाइड करता है इंडिया से काफ़ी सारी कंट्रीज़ को, जहाँ पे हम इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, जैसे यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और भी काफ़ी जगहों को इनकी डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं। उसके बाद ये स्टार एलायंस का मेंबर है, तो काफ़ी सारी एयरलाइंस पे आपको जो है कनेक्शन मिल जाता है, आपको लेओवर मिल जाता है और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती है। अब जैसे मैं कोई दिल्ली से मान लो कि यूएस में कहीं जाना है, तो मैं दिल्ली से न्यूयॉर्क एसएफओ फ्लाई कर सकता हूँ। वहाँ से इनका इंटरलाइन कनेक्शन है अलास्का को, या स्टार एलायंस का मेंबर है इनका यूनाइटेड एयरलाइंस, तो उस पर मैं फ्लाई कर सकता हूँ अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे। उसके बाद कतर, एमिरेट्स, टर्किश, एतिहाद, क्योंकि ये थोड़ी मिडिल ईस्ट साइड की फ़्लाइट है, तो यहाँ से आपको यूरोप और यूएस की कनेक्टिविटी अच्छी मिल जाती है। साउथ अमेरिका भी अगर आप जाना चाहें तो वहाँ की भी इनकी कनेक्टिविटी है, अफ्रीका के लिए कनेक्टिविटी है। उसके बाद जो सिंगापुर एयरलाइंस और कैथे है, ये आपको अगर ईस्ट में ट्रैवल करना है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, चाइना, तो उनके लिए ये 2 एयरलाइंस बहुत अच्छी रहती हैं। तो अगर मेरी यूएस रिलेटेड फ़्लाइट्स हैं तो डेल्टा उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहती है, क्योंकि इनकी कनेक्टिविटी पूरे साउथ अमेरिका में भी है, यूएस में भी है, और इनके कोड शेयर्स काफ़ी सारी एयरलाइंस के साथ हैं, जैसे कि वर्जिन अटलांटिक, एयर फ्रांस, KLM, और फिर ये स्काई टीम अलायंस का भी हिस्सा है। तो ये थी मेरी रिकमेंडेशंस। अगर आपकी भी कोई रिकमेंडेशंस हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक्स अ लॉट, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ 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 इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स में लिखिए कि और हम किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना सकते हैं, और अगला वीडियो भी हम जल्दी लेकर आएंगे आपके साथ शेयर करने के लिए। और तब तक के लिए बाय बाय।